अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल और यूपी पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है कैसी है? दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, सर्पिल या फिर परवलयीय। यानी हमारी जो आकाश गंगा है वो किस शेप का है, उसकी आकृति कैसी है? जल्दी से आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी सर्पिल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आकाश गंगा की जो आकृति है वो सर्पिल है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? स्पाइरल है। ठीक है, हाँ जी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पाइरल। ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना है हमारी जो गैलेक्सी है उसकी आकृति कैसी है? सर्पिल है यानी स्पाइरल है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा माइनर या फिर स्कल्प्टर या ड्रैको या मिल्की वे। जल्दी से बताइएगा, पृथ्वी जो है अर्थ, ये किस गैलेक्सी का भाग है? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। हाँ जी, वेरी गुड। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का भाग है? तो ये मिल्की वे का भाग है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, यानी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, उनकी कुल संख्या क्या है? बताइए, 7, 8, 9, 10। जल्दी से आंसर कीजिएगा। सौर मंडल में कुल कितने प्लैनेट्स हैं, कुल कितने ग्रह हैं? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। हाँ जी, 8 है। कौन कौन से हैं? तो पहला तो बुध हो जाएगा जिसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा शुक्र हो जाएगा जिसको वीनस कहते हैं, तीसरा पृथ्वी यानी अर्थ हो जाएगा, चौथा मंगल यानी जिसको मार्स कहते हैं, पांचवा बृहस्पति हो जाएगा जिसको जुपिटर कहते हैं, है ना, और छठा जो है शनि है आपका जिसको सैटर्न कहते हैं, सातवां जो है यूरेनस, है ना, और आठवां जो है आपका नेपच्यून। ठीक है बच्चों, तो ये जो हैं 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे। ठीक है, प्लूटो भी था लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये कुल 8 ग्रहों की संख्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जैसे कि अभी मैंने बताया था कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं। जल्दी से बताइए। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब देखो, शुक्र को हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि भोर का तारा से किस ग्रह को जानते हैं, या फिर सांझ का तारा से किस ग्रह को जानते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। ये सब जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों याद रखना है। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। भोर का तारा कहेगा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन ये भी कौन है? शुक्र ही होगा। और साथ ही साथ पूछ लेता है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है कौन सा है? सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट्स कौन सा है इसमें से? तो वो भी शुक्र होगा। वैसे तो सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह होना चाहिए था बुध, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है, अगर पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसको लिख लीजिएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बच्चों याद रख लीजिएगा इसको, कौन है? ये शुक्र है, शुक्र। ठीक है, जिसको वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए
अगला प्रश्न है बच्चों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, अरुण को, मंगल को या वरुण को? देखिए, शुक्र को वीनस कहा जाता है, बताया था मैंने। अरुण को यूरेनस कहा जाता है इंग्लिश में। मंगल को मार्स कहा जाता है। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है? तो वेरी गुड, किसे कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी। अब मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह, दो सैटेलाइट कौन कौन से हैं? तो बच्चों याद रखना है, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकट, सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ज्योग्राफी के, भूगोल के, ये सब आपको डायरेक्ट रट लेना है बच्चों। काफ़ी क्वेश्चंस जो है रिपीट होता है और पूछता है। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ ना, इनमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास में लगभग हम लोग 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ बीच बीच में मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता चलूँगा उसको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करते रहना है। तो चलिए, क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वेरी गुड, कौन सा है बच्चों? ये है शुक्र, वीनस। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा है? जल्दी से बता दीजिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा, सेंचुरी, सिरियस या वॉल्व या लेलैंड? हाँ जी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर? जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? यह है नेपच्यून, जिसको हिंदी में वरुण बोलते हैं। अगर प्रश्न ऐसे पूछता कि सूर्य के सबसे नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है, तब क्या आंसर देते हैं? सूर्य का सबसे नज़दीकी वाला ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीकी वाला ग्रह ये कौन सा है बच्चों? तो ये है कौन सा? बुध, है ना, मरकरी, याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, प्लूटो, पृथ्वी या मंगल? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बुध, देन आप लोग का आंसर सही है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, यानी मरकरी है। अगर मैं आपसे पूछूं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तब क्या आंसर कीजिएगा? मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है? तो वेरी गुड, ये कौन सा है जी? हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, यानी जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? है ना, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, भ्रमण के कारण या ये सभी? जल्दी से आंसर कीजिएगा। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी,
हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? बताइए, घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या ये सभी? यानी किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? दिन और रात जो है ये किस गति के कारण होते हैं? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घूर्णन के कारण, है ना, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या ध्रुवों पर? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, दिन और रात जो है कहाँ बराबर होते हैं? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं विषुवत रेखा पर, देन आप लोग का आंसर सही है, यानी ऑन द इक्वेटर, है ना। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है? 107 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, या 121 किलोमीटर? जल्दी से जवाब दीजिएगा, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है गाइज वो कितना होता है? हाँ जी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ये कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो आपको याद रखना है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग जोन के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा है? चंद्रमा, गैनीमेड, फोबोस, या डीमोस? जल्दी से आंसर कीजिएगा, पृथ्वी का एक सैटेलाइट कौन सा है? देखिए प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? बताइए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर तो मैं कहूँगा भाई इसको वीवीआई कर लीजिए और स्टार लगा लीजिएगा। बताइए जल्दी से, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर, या ए और बी दोनों? तो बच्चों याद रखना है आपको, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो तिथियां ऐसी हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है, हर साल 2 दिन, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि 21 जून को दक्षिणी ध्रुव सूर्य से सबसे दूर रहता है ना। रीज़न यही है, बस आपको याद कर लेना है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये 2 दिन ऐसे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है जी? देखिए पहला ऑप्शन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के एक सीध में होती है तब, या पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, या फिर पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, देखिए पूछता है चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, है ना, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा
के मध्य होती है, के बीच होती है। समझ में आया? तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए जल्दी से बताइएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के एक सीध में होता है, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, या सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो देखिए बच्चों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, यानी चंद्रमा बीच में रहेगी किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी सन और अर्थ के बीच में मून रहेगा, तब ऐसे कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। आपको याद रखना है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना, तभी जो है सूर्य ग्रहण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, या उपरोक्त सभी में? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वेरी गुड। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्कटिक क्षेत्र में भी, अंटार्कटिका क्षेत्र में भी, नॉर्वे में भी। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि मध्य रात्रि सूर्य के देश से किस देश को जाना जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य के देश से किस देश को जाना जाता है बच्चों? तो ये नॉर्वे को जाना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मध्य रात्रि का सूर्य देश कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो सब जगह दिखाई देता है। लेकिन एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो नॉर्वे को जाना जाता है, यानी वहाँ मध्य रात्रि में ही, मिडिल नाइट में ही जो है सन दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है मध्य रात्रि वाला सूर्य वाला देश, है ना। मध्य रात्रि सूर्य वाला देश कहा जाता है नॉर्वे को। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य के देश से किस देश को जाना जाता है? उगते सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है? उगते सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है बच्चों? तो ये जाना जाता है जापान को, ठीक है। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसको भी याद रखिएगा। मध्य रात्रि सूर्य वाला देश कहेगा तो नॉर्वे हो जाएगा, उगते सूर्य के नाम से पूछेगा तो ये जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपर की परत को कहते हैं, पृथ्वी की जो ऊपर का लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? मेंटल या क्रोड या भूप्रपर्टी, इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी, पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यानी भूप्रपर्टी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूप्रपर्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। तीसरा ऑप्शन मैं एल्युमिनियम दे देता हूं, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जल्दी से। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूप्रपर्टी में किस एलिमेंट की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो पृथ्वी की परत में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। लेकिन देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता तब क्या जवाब देते? मान लीजिए पृथ्वी की ऊपरी परत भूप्रपर्टी में किस धातु तत्व देता, धातु तत्व के बारे में बात हुआ रहता, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत पर भूप्रपर्टी में किस धातु तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर धातु तत्व आ जाता, तब आंसर क्या होता बच्चों? तब आपका आंसर एल्युमिनियम होता, ठीक है। तब आपका आंसर एल्युमिनियम होता, ओके। तो हाँ जी, आपको याद रखना है। तो अगर पूछे पृथ्वी की भूप्रपर्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है, तो ऑक्सीजन, और धातु तत्व बोलेगा तो आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से सभी। देखिए जितने भी खनिज तेल हो गए, कोयला हो गया, ये सब जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, फास्ट, जल्दी से, वेरी गुड। तो यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो खनिज तेल एवं कोयला ये सब किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो बच्चों ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या उपरोक्त सभी में? जल्दी आंसर कीजिएगा। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? बिल्कुल फास्ट, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देना आप लोग का आंसर सही है। तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा है? एकांगगुआ या किलिमंजारो या कोटोपैक्सी या मोना लोआ? जल्दी से, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोटोपैक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है। ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स या उपरोक्त में कोई नहीं? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, देखिए भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है ये मेजर किया जाता है आपके रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिएक्टर स्केल का प्रयोग करके हम लोग भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। अब बात करेंगे सिस्मोग्राफ का क्या रोल होता है। तो बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये बच्चों लाया जाता है भूकंपीय तरंगों को, है ना। तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो है हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमंजारो या चिम्बोरजो या कोटोपैक्सी या कैट्सगढ़? जल्दी से आंसर कीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? तो ये भी बच्चों कोटोपैक्सी ही है। ठीक है, कोटोपैक्सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है बच्चों जिसमें ज्वालामुखी है ही नहीं? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से, जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का क्वेश्चन का आंसर सही है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी है ही नहीं, है ना। अब देखिए बात करें महाद्वीप के बारे में, बात आया तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग को मालूम होगा एशिया महाद्वीप है। हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? तो ये भी आपको याद ही होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए हाँ। और डार्क, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था, डार्क कंटिनेंट, डार्क महाद्वीप किसे कहते हैं? ये आ रखा है, बता दीजिए। डार्क कंटिनेंट, कंटिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप होता है। तो एकदम डार्क कंटिनेंट से किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं अफ्रीका को, है ना। अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट यानी डार्क महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा पठार है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलंबिया का पठार? जल्दी से आंसर कीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो शाबाश, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। ठीक है,
ओके, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा अगर भारत के बारे में पूछेगा तब क्या आंसर दीजिएगा? भारत का सबसे ऊंचा पठार बताइए। ये तो था विश्व का बात, लेकिन अगर मैं पूछूं भारत का सबसे ऊंचा पठार, क्या दीजिएगा आंसर? प्यारे बच्चों क्या आंसर कीजिएगा? भारत का सबसे ऊंचा पठार तो यह है ढक्कन का पठार, है ना, ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार याद रखना है, ढक्कन का पठार, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सा है? टिटिकाका झील जो कि बोलिविया में है, चाड झील जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, बैकॉल झील जो रूस में है, या जिनेवा स्विट्जरलैंड? बताइए, ये तो होगा नहीं, ये तो पता है, ये तो यहाँ पे कोई संस्था होती है, कोई संगठन होता है, झील तो ये है नहीं, है ना। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बच्चों? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बैकॉल झील, देन आप लोग का आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बैकॉल झील जो कि रूस के साइबेरिया नामक जगह पे है, साइबेरिया नामक जगह पे है, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील। कहाँ है? रूस के साइबेरिया में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे गहरी ना देकर आपको बड़ी दे दे तब क्या कीजिएगा? विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। यानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है बच्चों? ये हो जाएगा कैस्पियन सागर, है ना। हाँ जी, कैस्पियन सागर, इसको झील भी कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैस्पियन सागर ही बोलिएगा, ठीक है, कैस्पियन सागर। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील या सागर कौन सी है, तो ये कैस्पियन सागर है, इसको झील भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी पूछेगा तो बैकॉल झील, ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो ये कैस्पियन सागर। गहरी बैकॉल झील, बड़ी कैस्पियन सागर, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आंसर क्या दीजिएगा? तो भी आंसर क्या देना है आपको? कैस्पियन सागर ही देना है। सबसे बड़े ये खारे पानी की झील भी है और सबसे बड़ी झील भी है ये, ठीक है। सबसे बड़े खारे पानी की झील भी है और ये सबसे बड़ी झील भी है विश्व की, ये याद रखना है। कौन? कैस्पियन सागर। अगर मैं पूछूं ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये तो खारे पानी का था ना। अगर ताजे पानी का पूछूं सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील बोल सकते हो आप लोग, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील। देखिए अभी मैंने बताया था गहरी का बात किया हुआ था, लेकिन मैं आपको बड़ी भी बता दिया, तो कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन झील हो जाएगी, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।